Hello, good morning. Welcome to Srekha's chemistry class. Volume 3 of alcohol, phenols and ethers. वॉल्यूम 2 में हमने एस्टेरिफिकेशन तक छोड़ा था, हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. एस्टेरिफिकेशन हमने अल्कोहल का वी हैव डन. सो जो डायरेक्ट एस्टेरिफिकेशन है, डायरेक्ट एस्टेरिफिकेशन ऑफ फिनोल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स एंडोथर्मिक. राइट ये एंडोथर्मिक होने की वजह से हम फिनोल का एस्टर नहीं बना सकते कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, बट एसिड क्लोराइड के साथ हम बना सकते हैं. मीन्स व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद CH3COCl, इट्स नेम इज इथेनॉयल क्लोराइड. OCl को ऑयल क्लोराइड कहते हैं, 2 कार्बन्स को इथेनॉयल क्लोराइड और pyridine की प्रेजेंस में करते हैं तो H और Cl will run away and they will combine together to give us OCOCH3. हमें एस्टर मिल जाएगा. इसका नेम क्या है? सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जो भी लगा होता है ना, उसका नेम हम पहले लिखते हैं. ये फिनाइल है और इसके 2 कार्बन से इथेन O8 पीछे लगा देते हैं, फिनाइल इथेनोएट. And moreover, when phenol is treated with C6H5COCl, इसका नेम है बेंजोइल क्लोराइड. दिस इज बेंजोइल क्लोराइड. और हम एक्वस NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं. वंस अगेन H और Cl will run away and they will combine together to give phenyl benzoate OCO C6H5. And name of the reaction when phenol is treated with benzoyl chloride in the presence of NaOH to give ester, we call it Schotten-Bowman reaction. Schotten-Bowman reaction. You know, this reaction can also be done with alcohol. Whenever alcohol or phenol is treated with benzoyl chloride in the presence of NaOH, to make the ester, we call it Schotten-Bowman reaction. So this was the esterification. Next reaction है reaction with Grignard reagent RMGX. Right? RMGX के साथ अगर हम alcohol की reaction करवाते हैं, RMGX is Grignard reagent. We have taken alcohol R-OH. As usual, Grignard reagent बेवफा है, R को भगा देगा अपने से always in every reaction. इसको भगा के बोलेगा तो उसके H के साथ चला जा. सो RH यानी कि हमें एल्केन मिलेगा और मैग्नीशियम भाई साहब क्या करेंगे, ये OR को लेके भाग जाएगा. सो MgXOR ये आपका इसका H बनेगा. ये वाला जो OR डैश है ये इसके साथ इट विल रन अवे. हम लोगों ने जो वॉल्यूम 2 में रिएक्शंस करी थी, आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया था. ये जो रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन है, इसमें हमने ROH का बॉन्ड ब्रेक किया था. आज हम रिएक्शंस करेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाली. सो नेक्स्ट कैटेगरी है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल. अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे. पहले HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस हम लेंगे. अल्कोहल में जब हम HCl डालते हैं, आप यहाँ पे HBr भी ऐड कर सकते हो, HI भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो. HX होना चाहिए. मैंने HCl ले लिया तो RCl यू विल गेट. एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है? इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है. एनहाइड्रस ZnCl2 helps in the breaking of this ROH bond. So you will get alkyl halide. और HI के साथ हमको ZnCl2 यूज नहीं करना पड़ता बिकॉज जो HI होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग मीन्स रिएक्शन के अगर हम सेंस में देखें तो OH बॉन्ड को ब्रेक करके I आ जाएगा, बट HCl थोड़ा सा वीक है बिकॉज इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है ना, तो ब्रेक करने में इसको दिक्कत आती है. तो ना ये इसका बॉन्ड तोड़ पाता है ना खुद ही इतना रिएक्टिव होता है. दूसरा है ROH को अगर हम थायोनिल से रिएक्शन करवा दें, थायोनिल क्लोराइड, इसका नेम है थायोनिल क्लोराइड, तो यहाँ पे RCl बन जाएगा. SO O के साथ चला जाएगा, SO2 बन जाएगा. ये वाला H एक Cl के साथ जो है वो उसके साथ चला जाएगा. एंड यू विल गेट दिस बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर गैसियस इन नेचर. आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा और इस रिएक्शन का नेम है डार्चन्स रिएक्शन.
और इस रिएक्शन को हम लोग ग्रूव्स रिएक्शन कहते हैं, ये स्पेसिफिकली HCl एंड ZnCl2 के साथ। और अगर हम ROH में PCl3 डाल देते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस इसको बोलते हैं 3 लोग आ जो मेरे पास 3 क्लोरीन है, तो मैं 3 OH हटा के और बनाऊंगा 3 एल्काइल हैलाइड, राइट। ये अपने आप मतलब अलग से करेंगे तो हम बैलेंस कर लेंगे, राइट। और हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3। सेम रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विथ PCl5। विथ PCl5 में फास्फोरस इज हैविंग 5 क्लोरीन, बट एक नंबर का कंजूस है, एक क्लोरीन देगा बस। सो यू विल गेट RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। सो ये थी रिएक्शंस इन विच वी हैव ब्रोकन ROH बॉन्ड, जिसमें हमने ROH बॉन्ड को ब्रेक किया है और ये सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के भी देखे हो मेरे वीडियोस, तो उसमें हमने क्या देखा है कि ये सेम उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आता था। तो एल्कोहल की एक कैटेगरी ये भी होती है। थर्ड कैटेगरी है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल, जिसमें पूरा मॉलिक्यूल शामिल होता है, राइट। इस कैटेगरी में द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, you know what is the meaning of dehydration? D stands for removal, hydration stands for water, removal of water is known as dehydration. It is always carried out in the presence of concentrated sulfuric acid. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ने बिजनेस है उसका, जहां भी जाता है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिस इज हैपनिंग विद अल्कोहल ऑल्सो। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ इथेनॉल। In ethanol, you have added concentrated sulfuric acid. You know this reaction is temperature oriented, means temperature का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। Here temperature should be 440 Kelvin, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 410 होगा या इससे कम होगा तो और कोई प्रोडक्ट बनेगा, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। वैसे ईथर बनता है, हम ईथर में डिस्कस करेंगे। तो 440 केल्विन पर ये OH जाएगा और इसके नेबर का भी एक H जाएगा और आपको मिलेगा ईथीन। ईथीन प्लस H2O will be eliminated. So dehydration is removal of water from alcohol by using concentrated sulfuric acid at 440 Kelvin. Now what is the mechanism of this reaction? You know mechanism is very important. See, mechanism में CH3 CH2OH एल्कोहल के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड का H प्लस रिएक्ट करता है, तो ये यहाँ चला जाएगा। I mean H प्लस, यू नो H प्लस इज टेम्पटेशन फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने लोन पेयर देखे नहीं कि ये चला जाएगा, एंड यू विल गेट CH3 CH2OH, right? And whenever oxygen makes 3 bonds, it will get positive charge. See, we call it oxonium ion, means positive charge present on oxygen. Oxonium ion अभी under pressure आ जाएगा, it will move away and you will get CH3 CH2. Now this positive charge is shifted here because water will take away this bond with it, bond लेके जाएगा, and this carbon will get positive charge. Any species in which carbon has positive charge, we call it carbocation. Carbocation बन गया। अब ये वाला CH2 अपने नेबर कार्बन को बोलता भाई जल्दी कर, हाइड्रोजन निकाल दे, मेरे सिर पे पॉजिटिव चार्ज है और मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। सी, यहाँ से एक H निकल जाएगा पास वाले कार्बन से। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। आपको पता है इन होल केमिस्ट्री nobody is going to give the lone pair of electron to this hydrogen. Everybody says हाइड्रोजन को बॉन्ड छोड़ के जा तू यहाँ पे, तो ये बॉन्ड छोड़ देता है। अब ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा and you will get ethene. Dehydration means removal of water by using concentrated sulfuric acid and alcohol, and this is temperature oriented reaction, means we have to take care of temperature also, and the mechanism is still very important. और इसमें हर स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ये देखो हर स्टेप जब एग्जाम में आता है तो आप 1 by 1 स्टेप दिखाएंगे। मैं यहाँ एक साथ क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें लिखने में भी लेंदी हो जाएगा, हमें तो बात समझ आनी चाहिए। एग्जाम में आपने सबको अलग अलग स्टेप्स में शो करना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
फाइन। In case of secondary and tertiary alcohol, suppose first of all take the example of secondary alcohol. I have taken butane 2-ol. You add concentrated sulfuric acid here. You know there is no problem of temperature because secondary and tertiary alcohols are very prone to dehydration. मेरे कहने का मतलब है सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तू आ गया है ना बस ठीक है हम अपना वाटर निकाल देंगे, हमें टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू डिहाइड्रेशन। जैसे सेकेंडरी और टर्शरी वाले अल्कोहल तैयार बैठे होते हैं, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड आया चल बना एल्कीन, लाइक ऐसे करते हैं ये। सो OH है, अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये OH जाएगा, किसी नेबर का H भी जाएगा। नाउ इट हैज 2 पड़ोसी, इसके तो 2 पड़ोसी है, एक ये वाला पड़ोसी है एक ये पड़ोसी है। अब सोचता है मैं किसके साथ भागूं, चांस तो दोनों के साथ है। सो इस केस में 2 एल्कीन बनेंगे। अगर ये वाला H रिमूव होगा तो आपको ब्यूट 1-ईन मिलेगा, और अगर ये वाला H इसके साथ भागेगा तो आपको ब्यूट 1-ईन मिलेगा। ठीक है, और ये मैंने दोनों सेम बना दिए, सॉरी, ये ब्यूट 2-ईन है या ब्यूट 1-ईन है, राइट। सो आपको ये मिलेगा मेजर प्रोडक्ट और ये मिलेगा माइनर, और इसको हम कहते हैं सिडजेफ रूल। वी कॉल इट सिडजेफ रूल। Sidjeff rule states that when during dehydration of alcohol there is possibility of formation of 2 alkenes, then highly substituted alkene is the major product. Highly substituted का हमें पता कैसे चलेगा, फटाफट अगर देखना हो ना देख लिया करो, डबल बॉन्ड जहाँ अंदर की तरफ होगा ना वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा और वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फटाफट देखने का यही एक तरीका होता है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिडजेफ रूल। आई हैव टोल्ड यू इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इज देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टेम्परेचर बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू डिहाइड्रेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा, एक हमने डिहाइड्रेशन करी, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट इधर विद एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल KMnO4 के साथ करेंगे, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करेंगे। एक नाइट्रिक एसिड भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इसको एक प्रॉब्लम है, जहाँ जाता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ता रहता है, तो हम लोग कम यूज करते हैं इसको। हम इनको यूज कर सकते हैं, चलो हम पहले इन्हीं को यूज करते हैं। यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम अगर अल्कोहल में सी, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, हाउ डू यू नो, द कार्बन कंटेनिंग OH इज फर्दर अटैच्ड टू 1 कार्बन, सो इसकी आप ऑक्सीडेशन कर दो। इस O का मतलब है मैंने इन सब में से कोई एक चीज ऐड करी है, इधर एसिडिक KMnO4 और बेसिक और न्यूट्रल और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये शो करता है कि नेसेंट ऑक्सीजन है, इट इंडिकेट्स कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये एल्डिहाइड को बोलेगा चल तेरी भी ऑक्सीडेशन करूंगा मैं, इसकी भी ऑक्सीडेशन कर देता है और आपको मिल जाता है इथेनोइक एसिड। आप इस रिएक्शन को यहाँ तक होने में रोक नहीं सकते। वेल, अब हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन करी तो हमें क्या मिला, हमें पहले मिलेगा कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मिलेगा कीटोन, लेकिन मैंने बोला ना रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं, अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन करेगी, करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। ठीक है, एक कार्बन को जाना पड़ेगा तभी तो एसिड बनेगा। यहाँ पे CH3 है तो इसको बोलते हैं रो मत, कार्बन का CO2 बना देते हैं, हाइड्रोजन का वाटर बना देते हैं, तो इसका बन जाता है इथेनोइक एसिड और उसका CO2 और वाटर बन जाता है। अब चलते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। यू नो टर्शरी अल्कोहल में मैंने बोला आप इसमें कुछ भी डालो एल्कीन बनाएगा, तो अंदर ही अंदर पहले इसका एल्कीन बनता है, फिर उस एल्कीन से एक C निकल जाता है तो आपको मिलेगा कीटोन,
तो इसमें पहले आपको कीटोन मिलेगा और पहले स्टेप में ही CO2 और वाटर निकल के, राइट, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और एक और CO2 और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट इथेनोइक एसिड. What is the difference between the oxidation of primary, secondary and tertiary alcohol? In case of primary alcohol, on oxidation we get aldehyde and finally carboxylic acid with the same number of carbon atoms. Initially we have taken 2 carbons, in the final product there are 2 carbons. Secondary alcohol give carboxylic acid with 1 carbon less, एक कार्बन कम हो गया. In tertiary, अगर tertiary में मिथाइल मिथाइल लगा हो तो at the end of the reaction we get carboxylic acid with 2 carbon less. प्राइमरी में सेम नंबर ऑफ कार्बन है एंड पे, सेकेंडरी में एक कम हो गया, टर्शरी में 2 कार्बन कम हो जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन. बट ये क्या, हमें तो एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन रोकनी है, हम नहीं चाहते ये रिएक्शन आगे बढ़े. अरे तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज किया, माइल्ड वाला कर लेते. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC, यानी कि पिरिडीन, C5H5N को पिरिडीन कहते हैं. क्लोरो HCl और Cr3, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट को हम यूज कर सकते हैं. पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट यूज करेंगे तो रिएक्शन में ये स्टेप्स नहीं होंगे बस, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को ये कन्वर्ट करेगा PCC एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा PCC कीटोन में. ठीक है, टर्शरी वाला मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वो एल्कीन ही बनाएगा, राइट. सो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी से एल्डिहाइड वी आर गेटिंग, सेकेंडरी से वी आर गेटिंग कीटोन. अब ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी. सो PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसकी जगह खाली एनहाइड्रस CrO3 भी यूज कर सकते हैं. वेल, एक और है डिहाइड्रोजिनेशन. यू नो, ऑक्सीडेशन का सेकेंड नेम डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन की एंट्री और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दोनों का मीनिंग ऑक्सीडेशन होता है. तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है बेसिकली. हाउ इट इज कैरिड आउट? इट इज कैरिड आउट बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल के वेपर्स को गरम गरम कॉपर के ऊपर पास कर दो. जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल गरम गरम कॉपर पे जाएगा इट विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड. और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, तो उससे आपको मिलेगा कीटोन. और अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हैं उससे मिलेगा एल्कीन, क्योंकि दैट इज वेरी प्रोन टू एलिमिनेशन. सी, इफ वी आर टेकिंग टर्शरी देन ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग alkene. So oxidation and dehydrogenation, the meaning is same, but this is carried out with some oxidizing agent, so that's why we have written the word oxidation. But this is carried out with copper at 573 Kelvin, means no oxidizing agent is being used, but hydrogen ka removal is happening, so that's why we call it dehydrogenation. Just have it screenshot. Now the chemical properties of phenol. Only till now we have done acidic character और एक Schotten-Baumann करी थी. उसके बाद chemical properties of phenol. किसी भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं तो हमें पहले ये समझना होता है कि जो बेंजीन पे ग्रुप लगा है उसका बिहेवियर कैसे है. जैसे कि फिनोल में जो OH ग्रुप है ये +R इफेक्ट शो करता है. +R इफेक्ट का मतलब है रेजोनेंस शो करता है, लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये चार्ज यहाँ जाएगा. सी, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया एंड दिस इज गेटिंग दिस, और ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, टिकता नहीं. एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ आएगा. सो नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, राइट. ये जो सिंबल होता है ना, ये रेजोनेंस का, इसको डबली हेडेड एरो कहते हैं. इट मीन्स जो स्ट्रक्चर्स में लिख रही हूँ सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. सो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा. एंड यू ऑल नो ये 1 पोजीशन होती है जहां पे OH लगा है,
2 4 और इधर से जाओ तो 2, इन दोनों पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं. In the resonating structures of phenol, negative charge appears at ortho and para position. Means electron density increases at ortho and para position, so it is ortho para directing. Means जब हम फिनोल की रिएक्शंस करेंगे तो जो ग्रुप होगा आने वाला वो ऑर्थो और पैरा पर आएगा, राइट. और फिनोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट है. जब भी बेंजीन में प्लस आर इफेक्ट शो होगा तो उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होगी. सो इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions. How? Let us see. I have taken here phenol. इस फिनोल में हमने डाल दिया ब्रोमीन एक्वस, मीन्स वाटर में डिसॉल्व करके हमने ब्रोमीन डाल दिया. तो ये ब्रोमीन कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पे, यानी कि तीनों पोजीशंस पे आ जाएगा. ठीक है. 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है जिसके कि वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज तीनों पे आने की क्या जरूरत थी? ये जो वाटर है ना, ये बेंजीन को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है और फिनॉक्साइड आयन प्लस आर इफेक्ट और जोर से शो करता है. तो तीनों पोजीशन पे आ गया. आपको ब्रोमीन एक जगह पे चाहिए, नो प्रॉब्लम. अगर आपको ब्रोमीन एक पोजीशन पे चाहिए तो वाटर यूज ही मत करो. क्या करना है? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें आप ब्रोमीन डाल दो. अब इसका फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा, सो आपको मिलेगा एक ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो पे ब्रोमोफिनोल आएगा और एक पैरा ब्रोमोफिनोल होएगा. एंड वी ऑल नो इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट होता है वह हमेशा कौन सा होता है? पैरा वाला, बिकॉज ये दूर दूर होते हैं ना, तो स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती है यहाँ पे. नेक्स्ट है, हम इसमें डाइल्यूट HNO3 डाल देते हैं, राइट. तो हमें मिलेगा वही ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनोल. ओके. ऑर्थो नाइट्रोफिनोल चांस की बात है ज्यादा बनेगा, अबाउट 40%, ये बनेगा 15%, 13 to 15% बनता है. सो ये ज्यादा क्यों बना? मैंने अभी तो बोला पैरा वाला ज्यादा बनता है, मेजर होता है. तो ये कैसे हो गया? इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, यानी कि OH जो होता है नाइट्रो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, आपस में कंबाइन कर जाते हैं. ये जो मैंने डैश डैश शो करे ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है और ये आपस में नहीं बना सकते. तो ये किसके साथ बनाएगा? और पैरा के साथ, और पैरा के साथ ये ऐसे बनाएगा H बॉन्ड, और इसने ऐसे बना ली. आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अगर हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, इसके बिल्कुल पड़ोस में एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी पड़ा है, तो उसको बोलते हैं चल दूर होके बैठ, मैंने H बॉन्ड बना लिया, चल हट. यानी कि एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के साथ बॉन्ड वीक है, स्ट्रांग नहीं है. बट इसमें इन दोनों ने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया, इसने एक और मॉलिक्यूल के साथ एक और ऐसे आपस में चिपके हुए मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है. अगर इन दोनों को आप सेपरेट करना चाहते हो तो इसके ऊपर स्टीम पास कर दो. स्टीम इन दोनों को बोलती है चल मेरे साथ. तो पैरा वाला बोलता है मैं नहीं आ सकता, मैं देखो इतनी हमारी तो सब जुड़े हुए हैं हम लोग. और तो कहता है चल हट, मेरा तो अपने नेबर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं चलूंगा तेरे साथ. तो ये स्टीम वोलेटाइल है, यानी कि दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, राइट. जब ये स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करोगे तो क्वेश्चन आता है तो स्टीम के साथ उड़ा कौन? हु वाज स्टीम वोलेटाइल? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, राइट. ये आपके एनसीईआरटी की बात में क्वेश्चन है अल्कोहल फिनोल्स की, देख लेना, डैम इंपॉर्टेंट. So with dilute HNO3 we got orthonitrophenol and paranitrophenol. They can be separated by steam distillation because orthonitrophenol is steam volatile. Why? Because of presence of intramolecular H bonding. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे intramolecular H bonding.
अब एक बात समझ में नहीं आई कि 55% है, तो बाकी का फिनोल कहाँ गया? खा गया ये। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये ऑक्सीडेशन की इसको बीमारी है, तो ये ऑक्सीडेशन करता रहता है, मॉलिक्यूल खत्म होते रहे, इसलिए ईल्ड हमको पुअर मिला है। तो हमें करना क्या चाहिए था? पहले हमें HNO2 के साथ रिएक्शन करवानी चाहिए थी। देखो, पहले हम HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये नाइट्रिक एसिड का छोटा भाई है, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। छोटा भाई कैसे हुआ? इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन कम है ना। इट इज नाइट्रस एसिड। ये क्या करता है? पहले बड़ी शराफत से यहाँ पे NO ग्रुप ला देता है। NO को बोलते हैं नाइट्रोसो, इसका नाम है पैरा नाइट्रोसो फिनोल। अब इसमें आप डाइल्यूट HNO3 डाल दो तो आपको मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनोल। देखा, कम से कम 90% से ज़्यादा बनता है ये पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर आपको नाइट्रोफिनोल ही बनाना है तो ये वाला मेथड मत कीजिए, पहले आप HNO2 डाल दिए, फिर उसके बाद डाइल्यूट HNO3। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। आप HNO3 लीजिए कंसंट्रेटेड, प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इस बात पे चेक रखता है कि भाई तू ऑक्सीडेशन मत करियो, अपना काम कर चुपचाप। सो जब हम दोनों यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो तीनों पोजीशन पे आएगा। इसका नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिनोल वाला कार्बन 1 होता है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड। दिस वॉज हेलोजिनेशन एंड दीज आर द नाइट्रेशन। अब हम करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है यू ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये देखो SO3H आएगा। अगर टेम्परेचर आपने लिया है 290 केल्विन तो ये आएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइक 373 है, तो मेजर प्रोडक्ट जो है ना वो पैरा वाला बनेगा, बट लास्ट में तो दोनों ही मिलेंगे आपको। इसे हम कहते हैं, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको प्रेफरेंस देते हैं। 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आप टेम्परेचर लेस रखेंगे, 290 के आसपास रखेंगे, तो आपको ऑर्थो वाला मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरा वाला मेजर होगा, बट ऑर्थो भी आपको मिलेगा, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट है इसी कैटेगरी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारी रह गई है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन यानी कि एल्काइल ग्रुप विल मेक एन एंट्री ऑन फिनोल। सो CH3Cl plus AlCl3 we are using। AlCl3 Cl को भगा के ले जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसको बोलेगा जा तू फिनोल पे अटैक बोलिया जाके। तो ये जब फिनोल पे आएगा तो एक ऑर्थो पे आएगा, एक पैरा पे। क्या इसे किसी डॉक्टर ने बोला है कि तू ऑर्थो और पैरा पे जाएगा? अरे ऊपर देखो ना, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे पड़ा हुआ है, तभी तो ऑर्थो और पैरा पे जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यू नो, एल्काइल का मतलब CH3 होता है, एसाइल का मतलब होता है CH3CO, C2H5CO, मीन्स CO लगा दो पीछे। तो CH3COCl in the presence of AlCl3 it should be anhydrous, because अगर वाटर होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इट विल टेक अवे दिस क्लोरीन विद इट। ये पॉजिटिव चार्ज को बोलेगा जा फिनोल पे तो अटैक बोलेगा, तो ये फिनोल पे आएगा, एक ऑर्थो पे आएगा COCH3 ग्रुप और एक पैरा पे आएगा, राइट। आपको पता है जब बेंजीन पे COCH3 लगा होता है तो इसे हम एसीटोफिनोन कहते हैं, और बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटोफिनोन, तो कार्बन 1 ये होगा, 2 ये, तो इसका नेम है 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और इसका नेम है
अगर हम अकेला लिखते तो A was capital, but in IUPAC name only first letter is capital. 2-hydroxy acetophenone और यहाँ पे आपको पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन मिलेगा। ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम करेंगे रीमर-टायमन रिएक्शन। रीमर-टायमन्स रिएक्शन, राइट। रीमर-टायमन रिएक्शन में क्या होता है, आप फिनोल को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में शगुन डाल दो। शगुन कौन होता है, NaOH या KOH। हम इसको शगुन क्यों कहते हैं, हर रिएक्शन में होता है, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में। ओके, सो अब आपको मिलेगा ये जो अटैक होगा वो OH नहीं आएगा, उसकी जगह के, अगर हम NaOH लेंगे तो Na आएगा, ओके, और यहाँ पे CHO। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज K को हमने H में कन्वर्ट करना है। ये देखो आपको मिलेगा OH CHO, इसका नेम है सैलिसाइल्डिहाइड। अब आप सोचेंगे पैरा वाला तो बनाया ही नहीं प्रोडक्ट, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पैरा वाला बनता है बहुत थोड़ा, और इसी का नाम है सैलिसाइल्डिहाइड। अगर हम वैसे देखें तो इसका नेम है, इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये 1 कार्बन है, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये आता है कि रीमर-टायमन रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है। ये देखो, इस रिएक्शन में CHCl3 जो OH नेगेटिव होता है यहाँ से आता है, वो इसका ये निकाल लेता है, तो आपको CCl3, एक H निकाल लिया, मतलब इसने वाटर बना दिया, CCl3 बनता है। ये CCl3 फर्दर कन्वर्ट हो जाता है CCl2 एंड प्लस Cl नेगेटिव, इसे हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। यही CCl2 यहाँ पे CHO बन जाता है। यहाँ पे जब जाता है ना तो पहले OH आता है, फिर इसका CHO बन जाता है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि अगर हम रीमर-टायमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करें तो क्या होगा। नाउ लेट अस सी। अगर हम फिनोल में क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 यूज करें तो क्या मिलेगा। अब हमें CHO नहीं मिलेगा, COOH मिलेगा, यानी कि यहाँ पे OH और COOK। CHO नहीं मिलेगा, COOK मिलेगा, क्योंकि CCl4 है तो 3 क्लोरीन अटैक करते हैं, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि एसिड वाला वाटर, तो आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। उसको सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं, इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ओके, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। आपको मैं एक छोटा सा स्टेप यहाँ बता ही देती हूँ कि बीच में क्या बनता है। इन तीनों की रिएक्शन से ना पहले ये बनता है ओके और CCl3, फिर ये KOH के साथ फर्दर रिएक्शन करके ये बना देता है ओके C। 3 Cl थे ना, तो 3 की जगह पे 3 OH आ जाएंगे, और जब ये OH आएंगे ना तो नेचुरली आपको फिर ये मिल जाएगा, वाटर अपने आप निकल जाएगा। एक कार्बन पर जब 2 या 3 OH लगे हों तो अपने आप वाटर एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पे आपको COOK मिल जाएगा। फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड वी विल गेट सैलिसिलिक एसिड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अगर फिनोल में किसी को बोलो ना टेस्ट बना दो तो क्वेश्चन दो, सबसे पहले वो यही क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट है कोल बेस रिएक्शन, राइट। ये रीमर-टायमन है। सिमिलरली इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में वी टेक फिनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH, टेम्परेचर 400 Kelvin, atmospheric pressure 4 to 7 atmosphere. These should be the condition. Conditions are very important. Pressure should be very high. तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे वही सेम सैलिसिलिक एसिड मिलेगा OH COONA। सी केयरफुली, मैंने NaOH लिया तो मैंने Na लगाया, अगर मैं KOH लेती तो मुझे K लगाना था। इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड OH COOH, we will get salicylic acid. Electrophilic substitution reaction
पहले गई दो ये थे, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, रीमटाइमन रिएक्शन एंड कोल बेस रिएक्शन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा हमने लास्ट रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनाया है। सैलिसिलिक एसिड से और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कंपाउंड्स भी बनते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सैलिसिलिक एसिड से 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। Now let us take salicylic acid and prepare some important compounds from it. See, salicylic acid, इससे हम 3 very important compounds बनाएंगे. This is salicylic acid. What are the 3 important compounds? इसको आप मिथेनॉल से रिएक्शन करवा दो, फिनोल से करवा दो, और लास्ट में एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सो यू विल गेट इन फर्स्ट केस COOH है ना, इसकी जगह पे ये देखो, यहाँ तो OH सेम रहेगा और यहाँ पे COOCH3 आ जाएगा, COOCH3, राइट. इसे हम कहते हैं मीथाइल सैलिसाइलेट. अगर सैलिसिलिक एसिड का H हटा दिया जाए तो सैलिसाइलेट बन जाता है. इसका नेम है मीथाइल सैलिसाइलेट, मीथाइल सैलिसाइलेट, राइट. और अगर हम फिनोल डालते हैं तो OH की जगह पे ये यानी कि सेम आएगा, पर CH3 की जगह पे C6H5 आ जाएगा. So you will get OH. And here we will get COOC6H5. Its name is phenyl salicylate, right? और इसको हम सेलोल भी कहते हैं. और ये इंटेस्टाइनल, इट इज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, राइट. मिथेनॉल अगर हमने लिया तो OH की जगह पे OCH3 आया. फिनोल वी टुक, देन OC6H5, फिनाइल सैलिसाइलेट आया, सेलोल कहते हैं. इसे हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. जो हम बाम यूज करते हैं ना घरों में, बाम में जो स्मेल होती है वो इसी की वजह से होती है. ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं. सेलोल इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है. थर्ड रिएक्शन में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया, एसिटिक एनहाइड्राइड. अब इसके साथ क्या होगा, अब इन दोनों रिएक्शन में इसने पार्टिसिपेट किया. अब ये COH कहता है OH को तू भी कुछ कर ले, सारी रिएक्शन मैंने ही करनी है क्या. तो अब बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ही करता हूं. तो अब की बार रिएक्शन यहां होगी. सो यू विल गेट OCOCH3, यानी कि ये वाला ग्रुप अब यहां आएगा, यहां नहीं आएगा. इट विल रिमेन इंटैक्ट, राइट. और इसी को हम कहते हैं एस्पिरिन, जो एक इम्पॉर्टेंट पेन किलर भी है और पेन किलर भी है एंड एंटीपायरेटिक भी है, फीवर भी कम करती है. आपको पता है एस्पिरिन जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनकी पॉकेट में होती है, ये इसको वाटर में डिसॉल्व करके पी लेते हैं एस्पिरिन. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ये देखो, ये बेंजोइक एसिड है, COH को प्रेफरेंस देते हैं. बेंजोइक एसिड के सेकेंड कार्बन पे एसिटॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, राइट. एस्पिरिन का जो IUPAC नेम है दैट इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. एक फिनोल की और रिएक्शन है. अगर हम फिनोल में जिंक का डस्ट डाल देते हैं, जिंक को आदत है ऑक्सीजन को भगा के ले जाता है, ले जाएगा, एंड यू विल गेट बेंजीन हियर, राइट. और अगर हम इसमें Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट एसिड में डिसॉल्व करके डालते हैं
तो हमें मिलता है बेंजोफिनॉल, इसका नेम है बेंजोफिनॉल। ये एक बार CBS अगर लास्ट 12 ईयर्स उठा के देखोगे तो ये रिएक्शन आई हुई है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट एंड यू विल गेट बेंजोक्विनोल, और यहाँ पे इसे बेंजीन मिलेगा और बाय प्रोडक्ट जो होगा वो ZnO होगा, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में हम लोग डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं। डिस्टिंक्शन के लिए टेस्ट देखेंगे आप। एल्कोहल फिनोल्स हमारा टॉपिक था, इसमें हम डिस्टिंक्शंस कर रहे हैं। डिस्टिंक्शंस किसके बीच में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। सी, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, right, and this is secondary alcohol and this is tertiary alcohol, right। ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों में लुकास रीजेंट डाल दो। व्हाट इज लुकास रीजेंट? लुकास रीजेंट वही जो ग्रोव्स रिएक्शन में हमने ऐड किया था ना, वही है। HCl और ZnCl2 ऐड कर दो, सब में लुकास रीजेंट ऐड कर दो। टर्शरी वाला जो है ना फटाफट रिएक्शन करता है, और जैसे ही रिएक्शन करता है ना तो अल्कोहल में मिल के वो टर्बिडिटी दे देता है। तो इसमें जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो सेम जैसे मैंने लिखा है आपने ऐसे ही लिखना है। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली एंड टर्बिडिटी आफ्टर 5 minutes and here turbidity after long time, after long time, और ऑन हीटिंग पे आती है। तो ऐसे आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर फिनोल की डिस्टिंक्शन आ जाए किसी के साथ, आपको पता है फिनोल एक स्पेशल रिएक्शन शो करता है जो कोई नहीं करता, वो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। सी, ये आपका फिनोल है, मैंने इसमें फेरिक क्लोराइड डाला न्यूट्रल। आपको पता है यहाँ पे न्यूट्रल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि FeCl3 जब हम वाटर में डालते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। जो FeCl3 है एसिडिक सॉल्ट है, वाटर में जाते ही एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, तो थोड़ा सा बेस डाल के उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दिया आपने, और ये हमें वायलेट या ग्रीन कलरेशन देगा। अब आप सोच रहे होंगे कलर क्यों अलग अलग देता है? इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ फिनोल। फिनोल में कई बार कंटामिनेशन होती है तो उसके बेसिस पर इसका कलर चेंज होता रहता है। वायलेट या ग्रीन कलरेशन शो करेगा ये फिनोल और FeCl3। ओके, ये स्पेशल रिएक्शन है। तीसरी है इसकी डाई टेस्ट या कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन भी शो करता है। सी हाउ, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे pH मेंटेन करना होता है 9 to 10। इट्स एसेंशियल, pH इज वेरी एसेंशियल। बेसिक मीडियम किया आपने, ये देखो ये एक ऑरेंज कलर की डाई बनाएगा, इट विल मेक द ऑरेंज कलर डाई, राइट। इसे हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोवेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोवेंजीन कहते हैं, राइट। और ये ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है, इट इज ऑरेंज रेड डाई। सो इसको हम डाई टेस्ट भी कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। एक और होता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, आप सेम वही ले लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मैं यहाँ पे पहले प्राइमरी ले रही हूँ, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अल्कोहल। हम तीनों में क्या करते हैं, तीनों की रिएक्शन पहले हम HI के साथ करेंगे, राइट। फिर उसके बाद रिएक्शन करेंगे हम लोग AgNO2 के साथ, फिर रिएक्शन करेंगे हम HNO2 के साथ, फिर हम इसमें डाल देंगे NaOH। सी, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे OH हटेगा, I आ जाएगा, राइट। यहाँ भी सेम I आ जाएगा और यहाँ भी सेम I आ जाएगा। AgNO2 डालेंगे सब में
तो I रिप्लेस हो जाएगा NO2 से, R2CH NO2, और यहाँ भी सेम रिप्लेस हो जाएगा। जब हम तीनों में HNO2 डालते हैं, यहाँ भी मैंने नहीं बनाया, RCH2 NO2, राइट। HNO2 डालेंगे ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, राइट। तो HNO2 इसके साथ तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, बोलते तेरे पास H ही नहीं है तो मैं आऊँ कहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा RCH डबल बॉन्ड NOH, इसे हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, और यहाँ पे एक H है तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोसो ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोलिक एसिड भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, ओके। प्राइमरी में नाइट्रोलिक एसिड बनता है, सेकेंडरी में सूडोनाइट्रोल, टर्शरी में कोई रिएक्शन नहीं होती है। आप लास्ट में सब में NaOH डाल दीजिए, इसमें रेड कलर आएगा, ब्लड रेड कलर, और सेकेंडरी वाले में ब्लू कलर आएगा, और टर्शरी वाला हमारा कलरलेस रह जाएगा, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। ओके, अ फ्यू टर्म्स में यही लिख देती हूँ। 95% इथेनॉल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, राइट, और 100% एल्कोहल को कहते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल, ओके।